चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें जितना भी इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें और जो भी वीवीआई मतलब प्रश्न बता रहे हैं सभी बिहार बोर्ड के नज़रिया से वीवीआई होने वाले हैं। तो देखिए पहला चैप्टर का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए पहला नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश जब भी गमन करता है तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है वो कांच में होता है। देखिए प्रकाश का न्यूनतम सबसे अधिकतम वेग किस में होगा? देखिए प्रकाश का सबसे वेग निर्वात में होता है, अधिकतम सबसे जो है ज़्यादा वेग इसका निर्वात में होगा। फिर निर्वात के बाद ये वायु में आ जाएगा, वायु में होता है। फिर वायु के बाद जल में होता है, फिर जल के बाद ये जो है ना कांच में होता है। इसलिए प्रकाश की सबसे जो न्यूनतम चाल होगा कांच में होगा और सबसे न्यूनतम कांच में और सबसे अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में होगा। तो इसलिए सबसे गमन कहता है कि प्रकाश की न्यूनतम वेग होता है तो कांच में होगा, तो यदि अधिकतम पूछता तो निर्वात में होता। तो ये आपका हो गया क्या ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा? कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम वेग होता है तो कांच में, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो देखिए मोटर गाड़ी के सामने जो लगा रहता है वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। तो ये हमेशा देखिए बता भी दिए हैं लॉन्ग में। इसके बाद देखिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बाद जो हो गया अवतल उत्तल लेंस। तो देखिए मोटर कार के जो हेडलाइट में प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो ये 5 नंबर का है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ल्यूमियन होता है, लक्स होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। तो लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश किरणों का पथ दिखाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो देखिए इसका पहला में दिया है 20 सेंटीमीटर, फिर दिया है 30 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 सेंटीमीटर क्षमता वाले जो होगा इसका लेंस की क्षमता ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता होगा +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। तो देखिए इसका जो होगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा +2 डायोप्टर। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं क्या?
तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत हो गया, किरण पुंज हो गया, प्रदीप्त हो गया, परिकिरणन हो गया। तो देखिए इसको प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ये ऋणात्मक होती है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर 13 में देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा अपसारी लेंस हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न कितना 15 का है। तो जल हो गया एक नंबर में, जल हो गया, कांच हो गया, मिट्टी हो गया और प्लास्टिक हो गया। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं होगा? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए किस दर्पण से कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए इसमें क्या होगा? समतल, अवतल, उत्तल, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये सबसे भिविया प्रश्न है आप लोगों को बिहार बोर्ड के नज़रिया से, ये क्योंकि हर बार कुछ एक बार पूछवे करता है। तो देखिए इसमें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो देखिए कांच से जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहता है मुड़ जाती है। तो अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर को, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हवा कांच में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो देखिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए इसका जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में अब उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की क्या होता है? 2 गुनी होता है।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है इतना, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया, तो उसकी वक्रता तिर्ज्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे कि ये दर्पण है, तो दर्पण है तो यहाँ पर एक बिंदु होता है और यहाँ होता है, ये सी होता है, ये एफ होता है, और ये फोकस दूरी इसके बीच का जो होता है ये छोटा सा एफ होता है। तो ये छोटा एफ दिया है कितना, और तिर्ज्या केंद्र से लेकर के यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं तिर्ज्या। ये छोटा एफ दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये छोटा एफ 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 और ये भी 10, तो ये दोनों में पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 20। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता तिर्ज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 22 का 20 सही हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो जो कि आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं था। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को निर्गत की कोण कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया है और ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, तो इधर जो यहाँ जो कोण बनेगा ये, तो निर्गत किरण इधर से आएगा और इधर जो जाएगा तो ये निर्गत किरण। आपतित किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा इसी को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहेंगे, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से है, तो कहता है कि निर्गत किरण अभिलंब के कोण को, अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं निर्गत कोण। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्योंकि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। देखिए इसमें किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है, तो वो समतल दर्पण होता है, जो कि इसमें समतल कहीं ऑप्शन में है नहीं। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें परावर्तन के निर्धारित जो होता है वो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ऐसे आएगा, यहाँ पे ये प्रकाश किरण, इधर से ये किरण आया, इधर से घूम गया, इसके बीच में जो ये कोण बनेगा, तो ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होता है, 2, 1, 3, कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये लेंस है, इस तरह से यहाँ पर एक प्रकाशिक केंद्र हो गया, एक यहाँ हो गया, एक हो गया, ये हो गया F1, ये F1 हो गया और ये 2F2 हो गया। इसमें देखिए तो फोकस मतलब इसमें जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 हो गया, एक तो F1 हो गया और एक 2F2 हो गया। तो इसमें फोकस की संख्या 2 होता है लेंस में, दर्पण में 1 होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो 2 है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का होता है, जो कि आपका सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है।
1 2 3 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाए। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बट्टे sin r, sin i बट्टे sin i, sin i बट्टे sin r, sin i प्लस sin r। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, क्या कहता है इसमें कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ये देखिए sin i बट्टे क्या होता है, sin i बट्टे sin r होता है, sin i बट्टे sin r होता है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, आपका ऑप्शन हो गया सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक उत्तल लेंस जो होता है, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस ऐसे बनता है, देखिए ऐसे ये उत्तल लेंस हो गया। तो इसका किनारा देखिए पतला हो गया और ये बीच वाला भाग जो है ये मोटा हो गया। तो इसलिए ये किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है u बट्टे भी, यू प्लस भी और v बट्टे यू। तो जो कि आपका ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है, तो ये बता दिए हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है क्या। तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर r 2 बटे r बराबर 2f। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है r बराबर 2f, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि आपका ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, ये होगा कि हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और इसी तरह आपको और भी वीडियो बना करके देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।